हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं कामना करता हूँ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में। देखिए, मेनली तीन ही एलिमेंट है कॉस्ट के: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और अगर इन तीनों को हम अच्छे से समझ लें तो पूरी कॉस्ट जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मेनली अगर कहीं पे भी देखेंगे तो मेनली यही कंपोनेंट देखने को मिलेंगे: मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो हमें इन तीनों को बहुत अच्छे से समझना है। मटेरियल को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं लेबर की, एम्प्लॉय की, और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर ये अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमारे पास एक बचेगा ओवरहेड, उसको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो ये तीनों बढ़िया तरीके से समझने के बाद हमारी जो है लगभग हेडेक जो है वो ख़त्म हो जाएगी कॉस्ट से रिलेटेड, क्योंकि बाकी के अंदर मेन कॉस्ट के एलिमेंट ये है, तो बाकी जगह इनको अगर अच्छे से समझ रखा होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है? लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे तो हम मटेरियल वेरिएंस पढ़ेंगे, लेबर वेरिएंस पढ़ेंगे और ओवरहेड वेरिएंस पढ़ेंगे। बजट अगर देखेंगे तो बजट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड इनसे रिलेटेड देखेंगे। अगर हम मार्जिनल देखते हैं तो वहाँ पे फिक्स और जो वेरिएबल है उसमें भी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड देखते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो यही होगा। इसके अलावा बहुत कम एडजस्टमेंट रहते हैं, तो मेन हमारा एडजस्टमेंट यही रहते हैं। तो हमें इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है सर, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आज हम बात करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में। क्या होता है एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या क्या इसके अंदर एडजस्टमेंट है वगैरह, सारा कुछ हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे इसके अंदर बेसिक टर्म्स जो है वो कुछ यूज होते हैं वो समझेंगे। ये जो है हर जगह काम आएंगे। लेबर अर्निंग क्या होता है सर, दूसरा समझेंगे हम लेबर कॉस्ट क्या होता है। फिर तीसरा देखेंगे नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। लेबर और रेट क्या होता है, ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, और जॉब को, कॉस्ट को जो है वो जॉब के अंदर किस तरीके से चार्ज किया जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो भाई देखिए, पहले तो इन दोनों को देख लेते हैं, लेबर अर्निंग और लेबर कॉस्ट। लाइक मैं किसी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, या सपोज यूँ समझ लीजिए आप मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं। मैं एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय। ठीक है सर, बहुत ही सही खेल गए आप। आपने खुद को एम्प्लॉयर बना दिया, हमें एम्प्लॉय बना दिया। देखिए, अब उस केस के अंदर मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि मुझे आपसे काम करवाने के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा है। समझ आ रही बात? कोई न जाने पीठ पर आई, मैं आपकी प्रॉब्लम कम समझने की कोशिश करूंगा, मैं मेरी प्रॉब्लम देखूंगा। ये दुनिया की रीत है उसके हिसाब से। तो मैं क्या देखूंगा कि मेरे से कितना जा रहा है। आप क्या देखेंगे, आप मेरे बारे में सोचेंगे क्या? नहीं, आप अपने बारे में सोचेंगे कि मेरे को कितना मिल रहा है। समझ आ रही बात? तो लेबर जो है वो अपने लिए क्या देखेगा, अर्निंग देखेगा कि वो कितना कमा रहा है। और एम्प्लॉयर जो है वो क्या देखेगा कि उसका कितना खर्चा लग रहा है। तो लेबर कॉस्ट जो है वो किसका प्रोस्पेक्टिव है, एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है सर, ये तो बात एकदम अच्छे से समझ आ गई। ये जो है ये कौन कैलकुलेट करेगा, एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा। हाँ जी सर, ये कौन कैलकुलेट करेगा, एम्प्लॉय कैलकुलेट करेगा। हाँ जी सर, सही बात है। क्लियर है कि लेबर अर्निंग जो वो कौन देखेगा, एम्प्लॉय देखेगा, और लेबर कॉस्ट जो वो एम्प्लॉयर देखेगा। सर आपको जो कॉस्ट लगेगी वही तो हमें मिलेगा। समझ पा रहे बात आप? भाई आप मेरे यहाँ अगर काम कर रहे हैं तो मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरी जेब से जितना जा रहा है उतना ही तो आपकी जेब में आएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कुछ पैसा ऐसा है जो मेरी जेब से निकलेगा लेकिन आपकी जेब में नहीं आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, आपकी जेब से निकलेगा मेरे लिए और मेरी जेब में नहीं आएगा, बीच में कौन खा जाएगा? देखिए, बीच में कौन खा जाएगा, ऐसा कोई खाने वाला नहीं है। मैं पैसा आपको ना देख के आपके बिहाफ पे किसी और को दूंगा। सर मेरे बिहाफ पे मतलब समझा नहीं, मेरे बिहाफ पे किसी और को क्यों देंगे आप? आपके बिहाफ पे पैसा मैं मान लीजिए पीएफ के अंदर जमा करवाया, अब पीएफ में पैसा जमा करवाऊंगा, और तो और आपकी जो सैलरी बन रही है ना, जितना पेमेंट आपको होना उसमें से भी कुछ पैसा काट के पीएफ के अंदर जमा करवाऊंगा। सर क्यों पीएफ के अंदर क्यों जमा करवाऊंगा? ताकि जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो उस वक्त इस पीएफ से जो मैंने पैसा दिया वो, और जो आपने पैसा दिया वो, और जो इसमें ब्याज मिला वो, ये तीनों मिलके क्या हो आपको मिले। सर ऐसा इतना करने का क्या कारण, एक्चुअली क्या होता है, ये एक सेविंग जो है वो रहती है कि रिटायरमेंट के बाद में जिसने पूरे जीवन हमारे साथ काम किया उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो रिटायरमेंट पे उसको कुछ पैसा मिले। तो ये एक तरीके के इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कुछ पैसा इसमें जमा करवाते हैं। क्लियर?
पीएफ हो सकता है वैसा वैसा, ग्रेचुइटी हो सकता है वैसा वैसा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस का पैसा जो है वो थोड़ा मैं जमा करवा रहा हूँ, थोड़ा आपका पैसा जो है वो काट के जमा करवा रहा हूँ, इस तरीके से जो है पैसा जाता है। तो सर मतलब आपने दिया और आपने यहाँ जमा करवाया, तो यहाँ जमा करवाया तो भी मेरे मेरे लिए ही करवाया। तो देखिए अगर आप कहीं पे भी जॉब करोगे ना, तो वहाँ पर आपको सपोज उन्होंने कहा कि आपका 80,000 रुपीज़ जो वो सैलरी, तो वो वैसा वैसा ऐसा नहीं कि 80,000 की सैलरी में आप सीधा कैलकुलेशन बिठा दोगे 10,000 का किराया देना, 20,000 के मेरे खर्चे, 50,000 को मैं पहला महीना है और इतने सालों से मेरे साथ बात कर रही थी और उसको मैं घुमाने ले जाऊंगा, ऐसा सीधा वादा मत कर दीजिएगा। पहले उससे पूछिएगा क्या, उससे पूछिएगा कि ये जो 80,000 है वो क्या है, टेक होम है या C2C है। सर ये क्या बोला है, देखिए C2C मतलब है कॉस्ट टू कंपनी, C2C का मतलब क्या, कॉस्ट टू कंपनी। अगर 80,000 उसने कहा है और उसने कहा C2C है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 80,000 आपको हाथ में देगा, तो 80,000 में से आपका पीएफ का, आपके ESI का पैसा वो काट के आपके बीआर पे पीएफ और ESI में जमा करवाने वाला। अगर वो 80,000 कहता है टेक होम है, इसका मतलब क्या 80,000 रुपये आपको दे के रवाना करेगा, 80,000 दे के रवाना करेगा, पीएफ का पैसा अलग से। समझ पा रहे बात। तो सर उससे रिलेटेड ये है लेबर अर्निंग और लेबर कॉस्ट। तो लेबर अर्निंग जो वो क्या है और लेबर कॉस्ट जो वो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं लेबर अर्निंग। ये क्या है, देखिए होता तो दो तरीके हैं, होता तो नॉर्मली दो तरीके हैं। एक तो होता है C2C कॉस्ट टू कंपनी, और एक होता है टेक होम। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ जो है वो कंसिडर कौन सा करेंगे, टेक होम को कंसिडर करेंगे। मतलब क्या हुआ सर, लेबर अर्निंग का मतलब क्या है, देखिए अगर हम हमारी भाषा में बात करें तो लेबर की जेब में कितना आया, लेबर की जेब में कितना आया, वो क्या कहलाता है, लेबर अर्निंग कहलाता है। लेबर कॉस्ट क्या होता है, एम्प्लॉयर की जेब से कितना गया। देखिएगा लेबर अर्निंग का मतलब क्या सॉरी, लेबर अर्निंग का मतलब क्या है कि लेबर की जेब से कितना, सॉरी लेबर की अर्निंग का मतलब क्या, लेबर की जेब के अंदर कितना पैसा आया। भाई जाते वक्त तो उसकी जेब के अंदर जो पैसों की खनखनाहट होगी, तो कितने पैसे उसकी जेब में होंगे, वो क्या माना जाएगा, लेबर अर्निंग माना जाएगा। क्लियर। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, उससे आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा लेबर अर्निंग और लेबर कॉस्ट। पहले हम बात कर लेते हैं लेबर अर्निंग की। एम्प्लॉयर ने 1,000 रुपये की बेसिक सैलरी दी, क्या ये उसकी जेब में आएगा क्या, हाँ जी सर इसकी जेब में आएगा। डीए दिया 200 रुपये, क्या इसकी जेब में आएगा क्या, हाँ जी सर इसकी जेब में आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किया भाई साहब, किया एम्प्लॉयर ने, और भाई साहब किया यहाँ पे ESI के अंदर एम्प्लॉयर ने। तो एम्प्लॉयर ने 100 रुपये जमा करवाए, क्या ये इसकी जेब में आएंगे क्या, नहीं इसकी जेब में नहीं आएंगे। हम अभी जो है वो टेक होम की बात कर रहे हैं कि वो घर पे कितना लेके जा रहे हैं, तो ये इसकी जेब में आ रहे हैं क्या, नहीं जी इसकी जेब में नहीं आ रहे हैं। भाई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी बनता है 100 रुपये का, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई 1,000 रुपये ये तेरे और 200 रुपये ये तेरे हुए 1,200 रुपये, उसमें से तेरे 100 रुपये तू दे, 100 रुपये मैं देता हूँ और 200 रुपया तुम्हारे पीएफ में जमा करवाता हूँ। तो 1,200 में से ये 100 रुपये क्या कर लेगा, काट लेगा। समझ पा रहे बात। जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो हो गया 1,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी की, ये 200 हो गए डीए के, पकड़ो 1,200, इसमें से 100 वापस दो। उसने कहा क्यों, 100 आप दो 100 मैं दो, दोनों मिला के 200 मैं पीएफ में जमा करवाने वाला हूँ। समझ आ रही बात। तो वो क्या कर लेता है, काट लेता है, ताकि वो एक साथ जमा करवा दें। क्योंकि एम्प्लॉय के लिए, सब एम्प्लॉय को जाके जमा करवाना, उससे अच्छा क्या है एम्प्लॉयर अकेला ही सबका पैसा काट के क्या कर दे, जमा करवा दे। समझ पा रहे बात। बॉलीवुड हीरो नहीं बनना, साउथ का हीरो बनना, एक साथ काम तमाम करना। समझ आ रही बात। इतने सारे एम्प्लॉयर जो है वो बार बार जाते और आते हैं, इससे अच्छा क्या है जो मेन एम्प्लॉयर उसको कहा कि तुम सबका पैसा काटो और सीधा जमा करो। मेन सीधा विलन को कहो कि आजा हिम्मत है तो इधर आजा, मैं इधर ही खड़ा हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI, वैसा वैसा ESI के अंदर जो है एम्प्लॉयर का है तो उसको मिलेगा नहीं, और एम्प्लॉय का है तो वो लेस कर देगा। तो ये कितना हुआ, 1,050, ये हो गया लेबर अर्निंग। सर जी लेबर कॉस्ट कितना हुआ, देखिए बेसिक सैलरी 1,000 रुपये, क्या है इसकी जेब से जा रही है क्या, हाँ जी सर इसकी जेब से जा रहे हैं।
200 रुपये DA किसकी जेब से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, क्या ये एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है क्या, नहीं, एम्प्लॉयर की जेब से नहीं जा रहा है। एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, अब एम्प्लॉयर तो ये कहेगा भाई मेरी जेब से जा रहा है, अब मैं सीधा उसको दूं या उसके बिहाफ पे किसी और को दूं, तो मेरे लिए तो मेरी जेब से जा रहा है, और वैसा वैसा ये 50। समझ आ रही बात। तो लेबर कॉस्ट करते वक्त एम्प्लॉयर की जेब से कितना गया वो देखोगे, और लेबर अर्निंग के वक्त लेबर की जेब में कितना आया ये देखो, ये कितना हो गया 1350। क्लियर है भाई, ये दो बातें आपको समझ आई होगी। हाँ जी सर समझ आई। नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हर चैप्टर में मिलेगा, और हर चैप्टर में ये सेम ही बात कहेगा, और हर जगह मैं एग्जांपल भी वो सेम ही आपको याद दिलाऊंगा कि हमारे घर के अंदर लाइट गई, हम क्या करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे और देखेंगे मोहल्ले के अंदर लाइट गई है या नहीं गई। अगर मोहल्ले के अंदर लाइट गई है तो वापस आएंगे और आराम से सो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर लाइट गई है, बाहर गए और सारे मोहल्ले की लाइट है जो वो रोशन है, सारे घर के अंदर रोशनी है और आपके घर के अंदर रोशनी नहीं है, चिंता कीजिएगा, पता कीजिएगा लाइट की प्रॉब्लम आपके घर के अंदर, और आपको उसके सही करना होगा। ओके सर, सही बात कह रहे हो। तो वैसा वैसा सर वहाँ पर हमने कहा था कि 1 लाख रुपए के अंदर हमने क्या किया था, यही कोई 1000 लीटर खरीदा था शायद, ऐसा कुछ, और फिर उसमें से 10% नॉर्मल लॉस था, तो हमें 900 लीटर मिलना चाहिए था, और जबकि एक्चुअल में 20% का लॉस हो गया और हमें 800 लीटर जो वो मिला। तो हमने कहा कि 1 लाख डिवाइडेड बाई 900 ऐसा किया था मटेरियल चैप्टर के अंदर। लेकिन अब तो हम एम्प्लॉय पे आ गए। ओके सर, एम्प्लॉय पे आ गए तो एम्प्लॉय की बात कर लें। बात तो वो कि वो करेंगे, वैसी वैसी करेंगे, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, मटेरियल की जगह क्या हो जाएगा, मटेरियल की जगह क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएगा। देखिए एम्प्लॉय क्या है, एक इंसान है। हाँ जी सर, वाह यार क्या बात बताई सर, बहुत शानदार। एम्प्लॉय जो है वो एक इंसान, देखिए तो उसको नॉर्मल टाइम लगता है, फैक्ट्री गेट पे आएगा, फैक्ट्री गेट से वो रोबोट नहीं है, चिट्टी नहीं है कि 1 सेकंड के अंदर सीधा मशीन पे जाएगा, वो आएगा धीरे 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 यहाँ पर आएगा, मशीन पे काम पे लगेगा। सपोज 15 मिनट इसको ये लगते हैं, पूरे दिन काम करेगा 8 घंटे, तो ऐसा नहीं पूरे दिन काम करेगा, वो चाय लेगा, कॉफ़ी लेगा, उसके लिए भी बीच में जाएगा, लंच जो होगा उसके लिए भी उसका नॉर्मल टाइम जाएगा। तो नॉर्मली मानना कि 8 घंटे में से 1 घंटा जो है उसका नॉर्मली ऐसा जाता है। ये कंपनी जो है ये क्या करती है, हर टाइम क्या करती है, उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जो इनका एनालिसिस करता है, जैसे हम क्या कहते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी, मतलब वो आगे आएगा थ्योरी के अंदर कि किस टाइम पे एम्प्लॉय ने क्या किया। तो वो जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो ये भी कैलकुलेट करता है कि नॉर्मली कितना आइडल टाइम रहता है। हाँ सर, मान लिया कि 8 घंटे में से 1 घंटा है जो नॉर्मल आइडल टाइम है। अब सपोज आपने एक एम्प्लॉय को 100 रुपये दिए 8 घंटे के लिए, और उसमें 8 घंटे की जगह 7 घंटे का काम हुआ, तो क्या सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो रहा है कि 8 घंटे की जगह 7 घंटे काम हो रहा है? नहीं, बाकी जगह भी इंसान नहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी 8 घंटे की जगह 7 घंटे ही काम होता है, बाकी जगह भी नॉर्मल आइडल टाइम होता है। तो वहाँ पर आप क्या कहोगे, ऐसा नहीं कहोगे 100 रुपये के अंदर मैंने 8 घंटे काम लिया। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे 100 घंटे में 8 घंटे काम लिया तो 8 घंटे आपने काम लिया नहीं। आप क्या कहोगे 100 रुपये मैंने 7 घंटे काम लिया, ताकि आप क्या कर पाओ, पर और रेट जो वो अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ, सही से कैलकुलेट कर पाओ। और उसके हिसाब से जैसे उस एम्प्लॉय ने 3 घंटे किसी एक जॉब पे काम किया, सपोज आपकी स्कूटी सही करने में वो एम्प्लॉय जो वो 3 घंटे लगा रहा, तो आपको क्या करेंगे, जो उसकी पर और रेट है मल्टीप्लाई बाय 3, उतना क्या कर देंगे, आपको चार्ज कर देंगे। ठीक है सर, सही बात है। अब सपोज अपना एम्प्लॉय जो वो क्या नालायक है, और वो क्या किया, 8 घंटे में से 7 घंटे काम करना चाहिए, सपोज उसने 5 घंटे किया। अब वहाँ पर एम्प्लॉय नालायक हो सकता है, एम्प्लॉय नालायक हो सकता है, या कोई भी कारण हो सकता है। अगर एबनॉर्मल रीजन है उस वजह से हो रहा है, तो एबनॉर्मल रीजन मतलब जैसे या तो मशीन ब्रेक डाउन थी, एम्प्लॉय आया बैठा है, वो इंतजार कर रहा है, लेकिन मशीन तैयार नहीं। समझ पा रहे हो बात? तो ये उस केस के अंदर हो सकता है कि वो काम जो है वो कम कर पाए, या फिर हो सकता है कि एम्प्लॉयर की प्लानिंग सही नहीं हो, मैनेजमेंट की प्लानिंग सही नहीं हो, उसको पता ही नहीं कि एम्प्लॉय से क्या करवाना है। एम्प्लॉय कह रहा है भाई साहब काम दो काम दो, और उनको पता ही नहीं उनसे क्या काम करवाना है, उस वजह से वो वेटिंग के अंदर टाइम चला गया, ये हो गया एबनॉर्मल। या फिर एम्प्लॉय जो है वो भी कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से बाहर रह सकता है, मतलब किसी कारण से सपोज उसके साथ कुछ हो गया और वो बाहर बैठा, उस वजह से काम नहीं हुआ, तो उसको क्या हम चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे साथ हुआ है, बाकी के साथ नहीं हुआ, तो हम उसको कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। ये एक एग्जांपल देखिए, वेजेज पर डे जो है सपोज मान लीजिए 1000 है, टोटल आवर्स अवेलेबल है
10 और उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो 1 घंटा है और एबनॉर्मल आइडल टाइम है 1 घंटा। तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट पर और कैलकुलेट कीजिए। अब अपने पास 3 ऑप्शन, हम क्या कहें कि 1000 के अंदर 10 घंटे काम किया, 1000 के अंदर 9 घंटे काम किया, 1000 के अंदर 8 घंटे काम किया। 1000 के अंदर 10 घंटे कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 10 घंटे एक्चुअल में काम हुआ नहीं, काम एक्चुअली कितना हुआ 9 घंटे हुआ। तो हम क्या कहेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 9 कि पर और हमारा खर्चा कितना बैठता है 111.1111। तो सर ये 8 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो अगर 8 कर दिया हमने तो हम क्या कहेंगे 1000 डिवाइड बाय 8, तो हम क्या कहेंगे पर और रेट जो हमारी 125, हम 125 पर और चार्ज करने के लिए जाएंगे। उस केस में क्या होगा, हमारे जो कंपटीटर उनका कितना लग रहा है 111.1111, और अगर ये कर दिया तो उस केस के अंदर कितना मानोगे 100 रुपये पर और। तो 100 रुपये पर और मानोगे तो उस केस के अंदर क्या होगा 100 रुपीज़ के अंदर अगर आप मान के चलोगे कि 100 रुपये के अंदर आपकी कॉस्ट है तो आप 111.1111 तक तो चार्ज कर सकते हो। एक्चुअल में भी चार्ज इतना ही करना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि आपका 10 घंटे काम हुआ है क्या एक्चुअली 1000 रुपये में? नहीं सर, काम हमारा कितना हुआ 9 घंटे ही काम हुआ है। तो अब अगर आपने ये 100 रुपये कर दिए तो एक्चुअल में काम तो 9 घंटे हुए हैं। तो मान लीजिए 3 जॉब में हुआ 3 घंटे, तो आप तो 3 घंटे के हिसाब से 100 और 100 ही चार्ज करोगे। तो उस केस के अंदर आप 900 रुपये चार्ज किए, तो ये 100 रुपये जो आपने चार्ज नहीं किए वो तो आपका लॉस हो जाएगा। हाँ जी सर। तो ये जो 9 और है उसके हिसाब से रेट कैलकुलेट करोगे 111। तो सर यहाँ तो एक्चुअल में 8 घंटे ही काम हुआ, 1 घंटे जो एबनॉर्मल रीजन की वजह से नहीं हुआ उसका भाई हमारी गलती, तो हम ही भुगतेंगे 111.11 के हिसाब से। 111.11 100 जो एबनॉर्मल वाला है वो हमारी गलती की वजह से, तो हमारे कॉस्टिंग पीरियड में जाएगा। समझ पा रहे हो? तो देखिए इतना मीठा भी नहीं बन जाना कि आप तो खाया ना जा सके, और इतना कड़वा भी नहीं बन जाना कि आपको खाया ना जा सके। बराबर रहना ताकि आप किसी के काम आ सको। समझ पा रहे हो? क्लियर? और ये फिलोसॉफी जो है वो ये यहाँ की जो है वो बाकी आपके बेसिक लाइफ के अंदर भी यही है। हम जो है वो कोर्स एकदम से फ्री कर दें तो पहली बात तो वैल्यू कम, उसके बाद हमारे जो है वो काम सारे रुक जाएंगे भाई। फिर जो साथ की टीम है उनको सैलरी वगैरह देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ये सारा कुछ होता है। और हमारे खुद के भी अर्निंग होनी चाहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, तभी हम ये काम कर पाएंगे। और अगर हमने बहुत ज़्यादा कर दिया तो कोर्स तो फिर भी सेल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो वो ऐसा सेल कर रही है। जो कोर्स हम 999 में देते हैं वो नॉर्मली हर कोई जो 4x9 में देता है, हमसे 10 गुना ज़्यादा में ही रेट मिलेगी आपको। अब वहाँ पर हम करने को वो भी कर सकते हैं, उनके कंपटीशन में चल सकते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन में आ गए हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ चुके हैं, हमारी अर्निंग जो पहले थी उतनी की उतनी हो रही है, तो फिर उसका फ़ायदा ऑनलाइन का सिर्फ हम ही क्यों उठाएं? आगे भी पास ऑन करना चाहिए। तो न इसमें रहो न इसमें रहो, हमें क्या रहो, बीच में रहो। समझ पा रहे बात? तो ये जो है ये नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम का है। उसके बाद में लेबर और रेट। अब लेबर और रेट कौन कैलकुलेट करेगा? एम्प्लॉय करेगा या एम्प्लॉयर करेगा? एम्प्लॉय को क्या मतलब, समझ आ रही बात भाई? मैं जैसे आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मुझे क्या पता कि आपको कॉस्ट कितनी लग रही है, आपकी पर और रेट क्या कैलकुलेट लग रही है? मैं क्यों कैलकुलेट करूँगा? मैं तो कहूँगा मेरे महीने की सैलरी कितनी बन रही है वो देखूँगा। समझ पा रही बात? तो लेबर और रेट कौन कैलकुलेट करेगा? सबसे पहले तो ये बात समझिए, ये एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा। अब एम्प्लॉयर को ऐसी क्या दिक्कत आई, क्या ऐसा मज़ा आ रहा है कि वो ऐसा करेगा? मतलब लेबर और रेट क्यों कैलकुलेट करेगा? क्यों कैलकुलेट करेगा आप बताइए? सर जी वो ना ऐसा कैलकुलेट करेगा इस वजह से करेगा क्योंकि उसको जो उसका जो पैसा लग रहा है ना वो उसे कहीं ना कहीं तो चार्ज भी करना है। हाँ जी सर सही बात कह रहे हो, चार्ज तो करना ही पड़ेगा। चार्ज कैसे करना पड़ेगा भाई? लाइक जैसे एम्प्लॉयर का खर्चा हो रहा है टोटल 1000 रुपये। अब ये जो 1000 रुपये उसने एम्प्लॉय पे खर्च किए, तो एम्प्लॉय ने जहाँ जहाँ काम किया उस जॉब से मुझे क्या करना है, वो 1000 रुपये जो वापस क्या करने, रिकवर करने। हाँ जी सर सही बात कर रहे हो, 1000 रुपये जो रिकवर करने, तो उसको रिकवर कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं रेट कैलकुलेट करूँगा। रेट क्या कैलकुलेट करूँगा? पर और रेट कैलकुलेट करूँगा। 1 घंटे के अंदर मैं एम्प्लॉय को अगर रखता हूँ तो 1 घंटे में मेरी कॉस्ट एम्प्लॉय से रिलेटेड कितनी बढ़ती है। अब उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अब मैंने पर और रेट कैलकुलेट कर दिया। अब जैसे ही वो एम्प्लॉय मान लो जॉब एम पे जाके काम करना शुरू किया,
तो जॉब ए पे जाके काम करना शुरू करेगा तो मेरा एक टीम होगी, वो क्या करेगी, मतलब उसके अंदर वो रजिस्टर के अंदर एंट्री करेगा कि मैं जॉब ए पे गया काम करने के लिए। और वो जॉब ए पे जाके काम कर रहा है 4 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, 4 इंटू मेरे पास रेट पड़ा है, मल्टीप्लाई बाय 4 करके ये कॉस्ट जो है जॉब इस जॉब के अंदर जोड़ दूंगा। अब वो वहाँ से गया दूसरे जॉब के अंदर जहाँ 3 घंटे काम किया, तो 3 इंटू जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करके वहाँ जोड़ दूँ। क्लियर है, समझ आ रही बात? तो ये जो है वो लेबर और रेट का कॉन्सेप्ट है। अब लेबर और रेट कैलकुलेट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर क्या देखता है, लेबर अर्निंग या लेबर कॉस्ट? सर उसके तो जेब से पैसा कितना जा रहा है वो देखेगा, लेबर कॉस्ट। क्लियर है, डिवाइडेड बाय टोटल हॉर्स, और उसमें से क्या करेगा, नॉर्मल आइडल टाइम जो वो लेस कर सकता है। नॉर्मल आइडल टाइम लेस कर सकता है क्या? हाँ जी सर, कर सकता है। सर ऐसा कैसा फॉर्मूला हमने कहीं और देखा था मटेरियल के अंदर, क्या देखा था, मटेरियल परचेज डिवाइडेड बाय टोटल परचेज माइनस नॉर्मल लॉस। सर वैसा वैसा सेम ही है क्या? सेम ही है भाई, नॉर्मल लॉ और एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट वही होगा जो हर चैप्टर के अंदर होगा। तो आप इसको एक बार में अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 बेसिक के दिए, डीए के, डीए मतलब महंगाई भत्ता 200, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एम्प्लॉय ने दिया, हमें मतलब नहीं, एम्प्लॉयर ने दिया 100 रुपये ऐड कर दिया, एम्प्लॉय ने दिया हमें मतलब नहीं, एम्प्लॉयर ने दिया 50 रुपये, टोटल दिया हमने 1350 रुपये, जिसमें 100 घंटे के लिए बुलाया, जिसमें से नॉर्मल आइडल टाइम जो था वो 20 घंटे सॉरी, नॉर्मल और एबनॉर्मल जो है वो 10 घंटे। तो हम क्या कहेंगे 1350 के अंदर, क्या हम ऐसा कहेंगे 100 घंटे काम हुआ है, क्या हम ऐसा कहेंगे 1350 के अंदर 80 घंटे काम हुआ है, या हम ऐसा कहेंगे 1350 के अंदर 70 घंटे काम हुआ है? तो देखिए इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं बनना कि लोग खा ना सके, इतना खारा भी नहीं बन जाना कि लोग खा ना सके, ये वाला जो है वो सही है। समझ पा रहे हो? तो नॉर्मल लॉस जो हम क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। तो 1350 डिवाइडेड बाय 80, ये आ गया 16.875। ये पर और रेट हो गई आपकी, और इसके हिसाब से आप क्या करोगे, चार्ज करोगे। समझ आ रही बात? अगर सपोज इसने लेबर ने एक जॉब पे 40 घंटे काम किया, एक पे 20 घंटे किया और एक पे 20 घंटे किया, ये ए बी और सी सपोज 3 जॉब है, तो उस केस के अंदर कितना कितना चार्ज करोगे? इसमें कितना लिखोगे, 40 इंटू 16.875, इसमें कितना लिखोगे 40 इंटू सॉरी 20 इंटू 16.875, और इसमें लिखोगे 20 इंटू 16.875। क्लियर? थोड़ा एक्चुअल में आँख के अंदर प्रॉब्लम है आज, एक मच्छर ने लैंडिंग कर ली थी आँख के अंदर, इस वजह से थोड़ी सी आँख जो वो जलन कर रही है। क्लियर है? हाँ जी सर, लेबर और रेट तक तो हमें समझ आ गया। ये तो मेनली वही लेबर अर्निंग और लेबर कॉस्ट से ही बातें थी, आपने इसको तो अलग से कॉन्सेप्ट लिखा, भाई लिखना पड़ता है ताकि किसी को कोई डाउट आए तो वो समझ लें। ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम ये क्या होता है? अगर हम हमारे नॉर्मल जो टाइम है उससे ज़्यादा किसी से काम करवाएंगे तो हमें क्या करना होगा, उन्हें कुछ ज़्यादा भुगतान करना होगा। देखिए काफ़ी टाइम ऐसा गया, काफ़ी टाइम जो हुआ ऐसा गया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब जैसे जैसे लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आया और लोग पैसा बनाने में लगे, तब क्या हुआ, लेबर के साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा। और एक टाइम तो ऐसा था कि लेबर जो मजदूर था उसके अंदर और जो गधा था उसके अंदर कोई फर्क नहीं था। अगर आप पुरानी मूवियाँ देखोगे हॉलीवुड तो उसके अंदर ये देखने को भी मिलता था, और वाकई ऐसा होता था कि गुलाम जो थे वो बेचे जाते थे, वो आदमी नहीं थे, वो जैसा एक गधा बेचा जाता था वैसा बेचा जाता था। क्लियर है? और ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा, और फिर उसके नतीजे क्या हुए कि लेबर, भाई कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक दबाओगे तो फिर क्या होगा, वो वापस उठेगा। तो लेबर इकट्ठा हुए और उन्होंने विद्रोह किया। जैसे चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर को प्रताड़ित किया गया, तो वहाँ जो था माओवादी हुए, तो उन्होंने क्या किया, लेबर उठे और जो पूंजीपति थे उनको क्या किया, मार दिया, और जो पैसा था आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ऐसा कैसा फिर धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया, टाइम चेंज होता गया, और अब जो है क्या करने लगी, सरकारें भी इसमें इंटरवेन करती है कि किसी लेबर के साथ कुछ व्यवहार बुरा ना हो। इसके हिसाब से भारत के अंदर क्या बन रखा है, एक फैक्ट्रीज एक्ट बन रखा है। कब बना? 1948 के अंदर। और फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है कि एक दिन के अंदर
आप अपने एम्प्लॉय से, अपने लेबर से 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं कहा, सॉरी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा अगर आप अपने लेबर को एक दिन के अंदर 9 घंटे से ज़्यादा काम करवाते हो तो उनको क्या करना होगा, 9 घंटे से ज़्यादा वाले टाइम के लिए क्या करना होगा, ओवर टाइम प्रीमियम देना होगा। अब हमने क्या किया, 9 घंटे तो नहीं 9 घंटे से ज़्यादा बुलाना बंद कर दिया, लेकिन 9 घंटे हम डेली बुलाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ सुन लीजिए एक और लिमिट है, पूरे हफ्ते में मिला के 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि पर डे के हिसाब से मान लीजिए उसने 9 घंटे के हिसाब से उसने काम किया 6 दिन, तो 9 × 6 कितना हो गया, 54 घंटे। तो पर डे की लिमिट के हिसाब से तो एक और भी नहीं है प्रीमियम का, मतलब एक टाइम भी, 1 घंटा भी नहीं है प्रीमियम का जिसमें प्रीमियम पे करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों लिमिट में से जो ज़्यादा बने, तो पर डे की लिमिट के हिसाब से तो 6 दिन काम किया तो एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं किया तो एक भी नहीं बनता है, लेकिन टोटल जो 48 घंटे से कितना ज़्यादा हो गया, टोटल कितना हुआ 6 दिन में, 54 घंटे काम किया। 48 से कितने घंटे ज़्यादा है, 6 घंटे। तो उसने कहा कि दोनों में से ज़्यादा जो भी है, तो वीकली लिमिट के हिसाब से कितना बन रहा है यहाँ पर 6, और डेली के हिसाब से 0। तो वो कह रहा है कि जो ज़्यादा होगा उसे कंसिडर किया जाएगा और उसके हिसाब से ओवर टाइम दिया जाएगा। सपोज एक लेबर ऐसा है जिससे क्या करवाया गया, 8 घंटे 5 दिन करवाया गया, और फिर 10 घंटे जो है वो छठे दिन करवाया। 8 घंटे 5 दिन करवाया, मतलब ये 40 हो गए, और 10 जो है उसने क्या किया, छठे दिन काम किया। तो टोटल उसके घंटे कितने हो गए, 40 और 10 50। तो इसके हिसाब से 48 से कितना ज़्यादा, 2 घंटे। और डेली के हिसाब से देखें तो 5 दिन तो 8 किए तो 9 से कम है, और छठे दिन उसने 10 किए तो 9 से कितना घंटा जाता है, 6 डे 1 घंटा जाता है। तो 1 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा या 2 घंटे का, 2 घंटे का। तो इन दोनों लिमिट में से क्या है, विच एवरेज हायर, जो ज़्यादा बनेगा उसके हिसाब से ओवर टाइम दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? और ये गवर्नमेंट को आना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, देखिए आपको कुछ बुक्स जो है वो कंटिन्यू स्टडी करते रहना चाहिए, सिर्फ एग्जाम पर्पज़ नहीं, कुछ चीज़ें आपको समझने के लिए भी पढ़ते रहना चाहिए। उनमें क्या होता है, वाकई नॉलेज होता है। जैसे कि ये जो अभी जो चल रहा है कैपिटलिज्म, जिसके अंदर ये ऐसा हो रहा है कि पूंजीवादी सिस्टम चल रहा है कि जिसके पास पैसा है वो सब कुछ है। तो ये सिस्टम है जो, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इसका अंत हो सकता है, क्या आगे प्रॉब्लम हो सकती है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी इकोनॉमी क्या चल रही है, इकोनॉमी कम नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों आती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए। तो आपको इनसे रिलेटेड जितना हो सके उतना नॉलेज लेते रहना चाहिए। लोगे तो आपको जीवन के अंदर फ़ायदा मिलेगा, इसका नॉलेज जो है वो कभी भी जाया नहीं जाता, कहीं न कहीं काम आएगा। बाकी रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये चीज़ें आपको देखनी है। अब देखिए ओवर टाइम प्रीमियम का एक मैं आपको इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ जी, इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 पर आवर एंड ओवर टाइम रेट आर एज फॉलो। ओवर टाइम रेट जो वो इस तरीके से, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग और 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि पर आवर हम कितना देते हैं, 100 रुपीज़, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर नॉर्मल वर्किंग आवर से पहले या बाद में मंगवाते हैं तो कंपनी की क्या पॉलिसी है कि हम क्या करेंगे, 175% देंगे। मतलब सर बिफोर एंड आफ्टर कैसा, भाई जैसे नॉर्मल टाइम जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम काम करवाते हैं लेबर से। सपोज हमने क्या किया, उसको 8 बजे बुलाया, 8 से 10 काम करवाया, तो ये क्या हो गया, जो नॉर्मल वर्किंग आवर है उससे पहले या फिर 4 बजे के बाद काम करवा रहे हैं तो आफ्टर। अगर ऐसा करवाते हैं तो उस केस के अंदर हमने कहा कि हम 175% ऑफ बेसिक वेज रेट देंगे, मतलब कि 100 का 175, मतलब कि 175% मतलब कि 175 रुपीज़ पर आवर देंगे। संडे और हॉलीडे को मंगवाते हैं और उनसे बुला के काम करवाते हैं तो हम उसे देते हैं 225 रुपये। क्लियर। अब एक्चुअल डाटा दे रखा है कि उन्होंने क्या किया, 1 लाख और जो है वो नॉर्मल टाइम था उनका, 20,000 उनका बिफोर एंड आफ्टर वाला था, 5,000 उनका संडे और हॉलीडे को करवाया। और एक जॉब दे रखी है जिसके ऊपर उन्होंने कहा 100 और नॉर्मल वाला था, बिफोर और आफ्टर वाला 100 था, और संडे और हॉलीडे को 25 घंटे काम करवाया। जॉब जेड के अंदर कॉस्ट जो कैलकुलेट करनी,
अब वो कह रहा है कि अब अलग अलग रीजन बताया उसने। पहला बताया कि ओवर टाइम जो वो इस वजह से किया जा रहा है एज ए पॉलिसी ड्यू टू शॉर्टेज, एज ए पॉलिसी ड्यू टू शॉर्टेज। अब सर ये क्या है? सेकंड उसने कहा कि वर्कर वर्क इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट जो उसको मीट करने के लिए हमने ऐसा किया। थर्ड जो है ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। सर ये क्या केस है? तीन केस क्या बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। पहला वो कह रहा है कि ओवर टाइम वर्क रेगुलरली एज ए पॉलिसी ड्यू टू शॉर्टेज। अब कई कंट्रीज ऐसी होती है, कंट्रीज के हिसाब से मैं समझाता हूँ। लाइक अमेरिका जो है उसके अंदर क्या लेबर की कमी है, उसके अंदर क्या लेबर की कमी है। और वहाँ देखिए अगर आप देखोगे ना तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ओवर टाइम वगैरह वाला, ये आपको वहीं पे देखने को मिलेगा अमेरिका के अंदर। भारत के अंदर इतना ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर लेबर जो वो ज़्यादा है, अमेरिका के अंदर लेबर जो वो कम है। क्लियर है? तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि ओवर टाइम करना पड़ता है क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है, तो इसका मतलब क्या, शॉर्टेज हमारे साथ नहीं है, शॉर्टेज हमारे कंपटीटर के साथ है, और नॉर्मली पूरे जो आसपास की इंडस्ट्री उसके अंदर शॉर्टेज है। क्या ऐसी सिचुएशन में, अगर ये नॉर्मली ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर शॉर्टेज सबके साथ है, तो क्या सारे के सारे कस्टमर से इसके पैसे चार्ज करेंगे क्या? हाँ जी सर, सारे के सारे कस्टमर से चार्ज करेंगे क्या? डायरेक्टली कस्टमर से चार्ज करेंगे क्या? नहीं। तो वो क्या कहेंगे कि भाई साहब मिल नहीं रहे हैं, किल्लत है लेबर की, क्या करें? तो वो क्या करते हैं, रेट को इन्फ्लेटेड कर देते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा, पूरा समझोगे आप तीनों फिर आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। पहला उन्होंने क्या कहा, एज ए पॉलिसी, मतलब कि हमारी पॉलिसी ही है कि ऐसा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज है। तो ये क्या माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा। सर नॉर्मल माना जाएगा, उससे क्या होगा, देखो हम क्या कहेंगे, नॉर्मल ये बिफोर आफ्टर और संडे सैटरडे एंड संडे हॉलीडे जो भी है। अब देखिए नॉर्मल कितने घंटे काम करवाए उनसे, नॉर्मल वाले उनके 1 लाख, और कितने रुपए दिए उसमें, 100 रुपये के हिसाब से। फिर 20,000 कितने के हिसाब से पेमेंट किया, 175, और फिर 5,000 कितने के हिसाब से पेमेंट किया, 225। तो देखिएगा भाई ये हो गया 1 करोड़, ये हो गया 20,000 इंटू 175, ये हो गया 35 लाख, और ये हो गया 5,000 इंटू 225, 11,25,000 प्लस 35, 1,46,25,000। देखिए अगर ये नॉर्मल है ना, तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने 1 लाख कोर्स पे काम करवाए, 1 लाख कोर्स जो है वो 100 के हिसाब से काम करवाया, 20,175 के हिसाब से करवाया, 5,225 के हिसाब से करवाया। हम क्या कहेंगे कि हमने कितने घंटे काम करवाया, टोटल 1,25,000 घंटे काम करवाया, और उसके लिए हमने पैसा कितना दिया, 1,46,000, 1,46,25,000। सर ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये शॉर्टेज है, यहाँ पर लेबर अवेलेबल नहीं है, हर किसी की यही प्रॉब्लम है, लेबर मिल जाए वही बड़ी बात है। तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि हमारी लेबर और रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1,46,25,000 रुपये देते हैं हम कितने टाइम के लिए, 1,25,000 आवर्स के लिए। तो पर आवर हम कितना देते हैं, 1,46,25 डिवाइडेड बाय 1,25,000। हम पर आवर जो वो कितना पे करते हैं, 117 रुपये पर आवर। तीनों समझोगे तब आपको पूरा समझ आएगा। अब बात करें जॉब जेड की, तो जॉब जेड के अंदर टोटल कितने घंटे काम हुआ है, 100 प्लस 100 प्लस 25, 225 इंटू 117, कितना हो गया ये, 26,325। क्या आपको चिड़िया की आवाज़ आ रही है पीछे? स्टूडियो के जस्ट बाहर की साइड के अंदर इन्होंने एक घोंसला बना रखा है, तो ये बोलते रहते हैं पूरे दिन।
एक जस्ट पास में चिड़िया ने बना रखा है और इसके जस्ट आस पास के अंदर ही जो है वो एक खेजड़ी है जिसके ऊपर मोर ने अपना बसेरा कर रखा है। तो इन दोनों की आवाज़ आपको कंटिन्यू सुनाई देती रहती है। इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। सर चिड़िया की आवाज़ कहाँ है आपका स्टूडियो? आप इसको 10 के कीजिए, फिर हम एक दिन आपको स्टूडियो की विजिट करवाएंगे कि कहाँ पर है, कैसा है, सारा कुछ बताएंगे। सेकेंड है वर्क इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट की वजह से होता है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इस वजह से थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। देखिए डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट। कैसे डिपार्टमेंट होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिपार्टमेंट अलग हो गया। हर डिपार्टमेंट का क्या होगा? एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, उसका मैनेजर होगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला क्या होगा? प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार होगा। अब अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ होते हैं जैसे कॉस्ट सेंटर, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपकी कॉस्ट से रिलेटेड जिम्मेदारी, आप कोशिश करना है कि कॉस्ट जितनी कम से कम हो, और जितनी कॉस्ट आप कम रखोगे उतना आपको इंसेंटिव वगैरह दिया जाएगा, उतना आपको प्रमोट करेंगे, उतना आपके बारे में बताया जाएगा गोवा यार क्या काम किया। कुछ होते हैं प्रॉफिट सेंटर, आप उनको कहा जाता है प्रॉफिट कमाओ, वो जितना प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे उतना हम उनको क्या कहेंगे? मोटिवेट करेंगे, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत शानदार बात है। कुछ होते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर, जिनको इन्वेस्टमेंट वगैरह की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। अब देखिए सेकंड वो कह रहा है वर्क इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने क्या किया? ओवर टाइम तो करवाया, लेकिन वो ओवर टाइम क्यों करवाया? क्योंकि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट एकदम सही। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करें? इन चीज़ों का ध्यान रखें। किन चीज़ों का ध्यान रखें? कि कितना प्रोडक्शन करवाना है और कितने लेबर की ज़रूरत होगी, तो टाइमली उतना की वो जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करके रखे, ताकि उनको ओवर टाइम ना करवाना पड़े। फिर भी अगर ओवर टाइम करवाना पड़ता है तो उस केस के अंदर जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो होंगे वो प्रोडक्शन ओवरहेड के रूप में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वो क्या कहेगा? भाई साहब मैं क्यों लूँ, मेरी कोई गलती है क्या? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है। उन नालायकों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन कितना होना है, और उस केस के अंदर उनको पहले से लेबर का ध्यान रखना चाहिए। पहले उनको लेबर जो है वो या तो ज़्यादा रखने चाहिए थे, और या फिर उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए था। तो हम क्यों लें? तो अगर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट की वजह से, तो उस केस के अंदर जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा वो कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। कैसे सर? समझिएगा। 1 लाख और 100 के हिसाब से 20,000, 100 के हिसाब से, और 5,000, 5,000 ये, हाँ 100 के हिसाब से। ये तो क्या मान लेंगे? 1,25,00,000, ये तो क्या मान लेंगे? हमारी लेबर कॉस्ट। और हमारी लेबर और रेट अगर कोई पूछे तो वो कितनी रहेगी? 1,25,00,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, तो कितना हो गया? 100 रुपीज़ पर आवर। क्लियर है सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो इसको एक्स्ट्रा पेमेंट किया 175 75 रुपये, और इसको 225, तो 125 रुपये एक्स्ट्रा किया उनका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। तो ये 20,000 पे कितना? 100 की जगह 175 दिया तो एक्स्ट्रा 75, और इन 5,000 पे 225 दिया, 100 की जगह तो 125 एक्स्ट्रा दिया, कितना हुआ? 20,000 इंटू 75, 15,00,000, 5,000 इंटू 125, कितना हो गया? 6,25,000। 21,25,000, कितना? 21,25,000। तो 21,25,000 जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है, इस वजह से इसको कहाँ चार्ज करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड। हाँ सर, जैसे तैसे करके इसको पचा लिया। अब जो है लास्ट, ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। अगर कस्टमर की डिमांड पे आए ना, तो उस केस के अंदर कस्टमर से ही चार्ज करेंगे। सर ऐसा क्या है, समझिएगा। कोरोना का टाइम रहा 2 साल, और उस वजह से 2 साल में जो कुंवारों की संख्या है वो बढ़ेगी।
शादी का इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोरोना ने जाने का नाम नहीं लिया, और वो भी अपने दोस्तों के बिना नागिन डांस के शादी करने को तैयार नहीं। फाइनली उनको 2 साल के बाद में टाइम मिला। इस बार मान लीजिए कोरोना जो है वो एकदम शांत हो गया, सब कुछ सही है, और अब जो है वो सिचुएशन हो गई है जिसके अंदर मतलब काफ़ी टाइम बाद उनको ऐसा मौका मिला है कि वो शादी वगैरह कर सकते हैं। ये सिचुएशन आई। अब जितने कुंवारे हैं वो सारे के सारे शादी करने के लिए भागेंगे। अब सारों को शेरवानी चाहिए, और शेरवानी के लिए सारे के सारे टेलर के पास गए। अब टेलर की भी कुछ कैपेसिटी होती है। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इससे ज़्यादा तो मैं ना बना पाऊँगा, लेकिन दूल्हे जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी करो लेकिन बना के दो शेरवानी। अब हम नहीं रुकने वाले, हमें शादी करनी है, मतलब करनी है। उस केस के अंदर क्या होगा, दूल्हा कह रहा है कि तुम चाहो तो तुम्हारे लेबर को घर रात को बैठाओ, चाहे सुबह को बैठाओ, कभी बैठाओ, उनको जितना पैसा देना उतना पैसा दो, वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं एक्स्ट्रा दो, लेकिन शेरवानी बना के दो। अगर ऐसा है, ऐसे केस के अंदर ओवर टाइम किसकी वजह से कर रहा है? कस्टमर की वजह से कर रहा है। तो जिसकी वजह से कर रहा है उससे ही चार्ज किया जाए। सर मतलब अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे है, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे तो उस कस्टमर को ही कह देंगे सीधा। कस्टमर कितने कितने घंटे काम हुए? 100 और 25, 100 और 25। तो कस्टमर को कहेंगे देखो भाई 100 घंटे तो हमारे पास नॉर्मल वाले, उसके हिसाब से काम करवा देंगे। ये जो 100 घंटे अगर तुम कहो तुम्हारी ज़रूरत है, तो अभी देखो ये 175 के हिसाब से इनको पहले और बाद में बैठा के काम करवाएंगे, और 25 को संडे को बुला के काम करवाना पड़ेगा, तो 225 तब जाके तुम्हारी शेरवानी तैयार होगी। तो तुम्हारी शेरवानी की टोटल कॉस्ट पड़ रही है 100 × 100, ये हो गया 10,000, 17,500, 225 × 25, 56, 25, 10,000 + 17,500 + 56, 25 था ना, ये 56, 25 था सर, प्लस 56, 25, ये हो गया 33,125। ये क्या करेंगे, पूरा का पूरा कस्टमर से चार्ज करें। यहाँ कस्टमर से लेबर कॉस्ट कितना चार्ज करेंगे इस वाले केस में? देखिए यहाँ कस्टमर से कितना, जॉब जेड के लिए कितना हुआ 225 घंटे, 225, और हमारी रेट जो है वो 100 है नॉर्मल, उसके हिसाब से तो 22,500। यहाँ हमारी रेट जो है वो क्या हो चुके थे, इन्फ्लेटेड, और हम रेट जो है वो 117 को मान रहे थे नॉर्मल केस के अंदर। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे 225 × 117, 26,325। तो तीनों केस के अंदर अलग अलग अमाउंट जो वो जॉब जेड पे चार्ज होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ओवर टाइम किस वजह से हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मल रीजन की वजह से, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी रेट जो वो उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, और रिवाइज रेट जो उसको इन्फ्लेटेड करके ही कैलकुलेट कर देंगे। अगर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट की वजह से, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती से, तो ओवर टाइम वाला सारा सारा प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐड कर देंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड अल्टीमेटली जाएगा जॉब के अंदर, रिकवरी रेट के माध्यम से जाएगा, जो हम पढ़ेंगे आगे ओवरहेड वाला चैप्टर में। और अगर कस्टमर की डिमांड पे है तो सीधा कस्टमर को चार्ज कर दीजिए, कस्टमर को चिपका दीजिए। अभी 2 कॉन्सेप्ट जो है वो बचे, इसको अपन अभी निपटा देते हैं, ताकि टाइम कितना हो गया, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, 40 नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी रेशियो। ये क्या होता है सर, ये क्या भला है एफिशिएंसी रेशियो? भाई 2 एम्प्लॉय रखे मैंने, एक एम्प्लॉय जो वो कैसा है कि आता है, अब सपोज अपना काम जो वो क्या करते हैं, मान लीजिए लड्डू बनाने का काम है, हम क्या करते हैं बूंदी के लड्डू बनवाते हैं। अब एक जो है वो क्या करता आता है, सिंसियरली बूंदी के लड्डू है जो बनाता है, और पूरे दिन में मान लो 100 बनाता है। और एक जो है वो भी उसके साथ साथ बैठा रहता है, लेकिन वो थोड़ा काम चोर है, और उस वजह से वो 60 जो बूंदी के लड्डू बनाता है। तो क्या पहले का और दूसरे का दोनों का काम जो है वो एक तरीके का है क्या? नहीं, पहला जो है वो बेचारा बहुत सही से मेहनत कर रहा है। हाँ जी सर, सही बात कह रहे हैं, पहला जो है वो बहुत सही से मेहनत कर रहा है, और दूसरा जो है वो नालायक है और वो सही से मेहनत नहीं कर रहा है। तो दूसरा, अब दूसरे का पेमेंट और पहले का पेमेंट अगर बराबर होगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, दूसरा भी चाहेगा, दूसरा भी थोड़ा टाइम बाद क्या चाहेगा, सॉरी पहला भी क्या चाहेगा, थोड़े टाइम बाद दूसरे जैसा व्यवहार करे, मतलब वो भी काम चोरी करना शुरू करेगा। और नहीं होगा तो दूसरा सिखा देगा, नालायक क्यों पूरे दिन मेहनत कर रहा है,
आखिर तो पैसा मेरे जैसा ही मिलता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब एफिशिएंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या तो आपके पास ऑप्शन है फॉर्मूला रटो, या आप इसको समझ लो ताकि आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रटने के बाद भी कंफ्यूजन हो सकता है, समझने में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आप छोटा सा इलस्ट्रेशन बना के वापस फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे सर, जैसे ये 3 है, अब 2 तरीके से एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। हाँ जी सर, ए है, बी है और सी है। तीनों को हमने कहा कि भाई साहब एक पोडियम बना के देना। उन्होंने कहा ठीक है पोडियम बना के दे देंगे। तीनों को कहा कि 10 घंटे के अंदर बना के देना। तीनों का 10 घंटे के अंदर बना के देना। तीनों को एक एक पोडियम बनाने के लिए जिम्मेदारी दिया, 10 घंटे का टाइम दिया। ये क्या टाइम अलाउड, जैसे हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, कितने के अंदर बना के देना। पहले ने क्या किया, 9 घंटे में तैयार कर दिया। दूसरे ने क्या कर दिया, 10 घंटे में तैयार कर दिया। तीसरे ने क्या किया, 11 घंटे में तैयार किया। अब इन तीनों में से आप बताइए, ए एफिशिएंट, बी एफिशिएंट या सी एफिशिएंट। पहले ने 10 घंटे की जगह 9 घंटे में अपना पोडियम तैयार कर दिया, दूसरे ने 10 घंटे का जगह 10 घंटे में किया, और तीसरे ने 10 घंटे का काम 11 घंटे में किया। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन सर, ज़्यादा एफिशिएंट तो वो ये ए है, क्योंकि इसने 10 घंटे काम 9 घंटे में किया। तो एफिशिएंसी रेशियो क्या होना चाहिए, इसका ज़्यादा आना चाहिए, और इसने 10 घंटे काम 11 घंटे में किया, तो इसका एफिशिएंसी रेशियो कम आना चाहिए। हाँ जी सर। तो अब अपन 2 तरीके से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। या तो हम क्या करते हैं, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू 100। टाइम टेकन के हिसाब से 9/10, 10/10 और 11/10। अगर ऐसा करोगे तो इसका कितना आएगा 90%, इसका कितना आएगा 100%, और इसका कितना आएगा 111.11%। तो क्या ये सही तरीका है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ तो एफिशिएंसी रेशियो किसका ज़्यादा आ रहा है, सी का ज़्यादा आ रहा है। तो क्या इस तरीके से एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करेंगे क्या, नहीं, इस तरीके से तो एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट नहीं करें। तो हम क्या करें, टाइम अलाउड सॉरी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो उस केस के अंदर क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 9, 10 डिवाइडेड बाई 10 और 10 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ पर कितना आ गया 111.1111। 111.1111, तो 1 मिनट, 11/10 जो है वो 110 आएगा, यहाँ 110%, सॉरी ठीक है। यहाँ हो गया 100%, और यहाँ हो गया 10 डिवाइडेड बाई 90%। सही है क्या, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रेशियो है, ए का एफिशिएंसी रेशियो ज़्यादा आ रहा है, सी कम एफिशिएंट है, सी का एफिशिएंसी रेशियो कम आ रहा है। क्लियर है सर, सही बात है। तो हमारे लिए अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला जो है वो फॉर्मूला बनेगा, टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है सर, सही बात है। अभी यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, जस्ट इसका थोड़ा सा चेंज किया गया। इस बार हमने क्या किया, उन तीनों को कहा कि भाई 1 घंटे के अंदर आपको ये 10 यूनिट तैयार करनी है। ए को भी कहा 10 यूनिट, बी को भी कहा और सी को भी कहा कि तुम्हें 10 यूनिट तैयार करनी है। शायद समझ लीजिए वो भी बूंदी के लड्डू है। हमने ए को कहा कि 1 घंटे में 10 तुम तैयार कर दो, बी को कहा तुम भी 10 तैयार करना, सी को कहा तुम भी 10 तैयार करना। ए ने क्या किया 9 तैयार की, बी ने 10 बूंदी के लड्डू तैयार किए और सी ने 11 बूंदी के लड्डू तैयार किए। तो बताइए पहले तो सबसे एफिशिएंट कौन, सर सी, क्योंकि इसने 10 की जगह 11 किए। एफिशिएंसी रेशियो इसका क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, तो इसने 10 की जगह 9, तो इसका कम आना चाहिए। ठीक है सर। अब हमारे पास 2 तरीके, या तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, या फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय करें तो 9, 10 और 11 डिवाइडेड बाय 10, 10 और 10, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10, 10 और 10 डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो वो 9, 10 और 11। 9 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ कितना आ गया 90%, 100% और 110%। 10 डिवाइडेड बाय 9, 111.11%। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, ये 100% और ये 90.90%। तो देखिए
ये फॉर्मूला तो क्या कह रहा है, ए को ज़्यादा एफिशिएंट बता रहा है जबकि ए तो जो है कम एफिशिएंट है, और ये सी को कम बता रहा है जबकि सी ज़्यादा है। तो फॉर्मूला हमारे लिए ये वाला काम में आएगा या ये वाला काम में आएगा? सर ये वाला काम में आएगा, क्योंकि ये ए को कम बता रहा है और सी को ज़्यादा बता रहा है। तो देखिए दोनों जगह थोड़ा सा चेंज होते से ही क्या हो गया, अलग हो गया। अगर टाइम की बात करें तो हम क्या करें, टाइम अलाउड, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या जिसे हम एक्चुअल टाइम भी कहते हैं, बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। और इस साइड हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। तो ये दो तरीके एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करने के। या तो आप इस तरीके से, कभी कभी तो क्या होता है यूनिट एक ही दे रखे होते हैं और आवर्स दे रखे होते हैं, तो उस केस के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और कभी आवर्स दे रखे होते हैं कि 1 घंटे में कितनी यूनिट बनानी, यूनिट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला तरीका लगता है। अब जो है लास्ट, ये जो है वो बहुत आसान सा ही तरीका है, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। चार्जिंग लेबर कॉस्ट टू जॉब, कि जॉब के अंदर कैसे चार्ज करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्लास का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, तो अपने पास इतना भी है नहीं इसमें, तो आज इसको यहीं पर राउंड अप करते हैं। आगे वाला हम देखेंगे कल। इतनी देर आपने धैर्य रख के मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कम से कम हर स्टूडेंट जिनको ये अगर लेक्चर पसंद आ रहे हो, एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।